अ, अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? हम्म। सर वो लास्ट में जो फेजर वाला बताए थे वो एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, फेजर वाला जैसे कि है फेज डायग्राम। एसएसएम में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, वेव्स में पढ़े हो। यस सर। तो उसमें हम लोग उसको, होता है तो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज को, वेव को, तो ऐसा फॉर्मेट में होता है वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव जो होता है इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है और ये टोटल फेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी टी इजकल टू जीरो होगा तो जो एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर अगर फाई है तो हम इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम एंगल लेंगे। तो ये जो है इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगल फाई है दिख रहा है, ये हमें इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद जो भी एंगल आएगा, आगे आएगा पीछे आएगा, जो भी है उसको हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो फिलहाल इसके लिए अगर बोले तो इनिशियल जो है इधर की तरफ है। ठीक है, ओमेगा टी के साथ किसी टाइम टी पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ओरिजिन से हम लोग अगर वेक्टर के टर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये फेजर डायग्राम। ठीक है, और यस फेजर सर। यानी कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर फॉर्म। धीरे धीरे और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखे थे कि सिर्फ अगर रेजिस्टेंस रहे तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये आज देख रहे हैं कि इफ अ कैपेसिटर is connected across एसी, कोई एसी सोर्स है उसके क्रॉस अगर कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो क्या हो। तो लेट से कि ये हमारा कैपेसिटर है सी, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो है क्या है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या देखते हैं कि किसी टाइम टी पे, ठीक है, बोल रहे हैं किसी टाइम टी पे अगर इस पे चार्ज क्यू आया हो, इधर चार्ज माइनस क्यू, तो एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पे अगर हम इसके क्रॉस केवीएल लगाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा। एक्चुअली में हम देखना चाहते हैं कि ये चार्ज जो है कैसा बिहेवियर करेगा, उस पे चार्ज कैसे आएगा कैपेसिटर पे, तो हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम मान लिए किसी समय पे इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, मैक्सिमम कुछ क्यू नॉट हो सकता है। फिलहाल हम क्यू को देख रहे हैं, तो इसके बाद क्या करें, तो केवीएल हम यूज करेंगे। तो केवीएल में हम क्या लिख सकते हैं बताओ तुम लोग। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। यस। बोलो। यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, वो ठीक है, ऐसे लगता है कि आवाज ही नहीं जा रहा है तो ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस में, तो अगर हम क्यू बोले हैं किसी समय पे तो उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। अगर कैपेसिटेंस सी है तो पोटेंशियल ये होगा क्यू बाई सी, और ये किसके बराबर होगा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी है इक्वेशन में, अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो उसमें हमने इनिशियल जो फेज है वो 0 ले रखा है। तो इनिशियल फेज 0 हमेशा हम लोग बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो Q लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, Q इज इक्वल टू C इंटू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो करंट क्या लिख सकते हैं? अगर हम बोले कि सर्किट में कुछ करंट है तो आई हम क्या लिख सकते हैं? तो ये डी क्यू बाई डी टी होगा। जिस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा यही चार्ज ट्रांसफर होगा। इसे अगर हम लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, सी ई नॉट ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब चूंकि करंट जो होता है ई बाई पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, तो इसे हम ऐसा लिख लेते हैं ई नॉट डिवाइड बाई 1/c ओमेगा। ठीक है, और यहाँ आ रहा है कॉस। तो अगर हमें फेज को देखना होता है, यानी कि दो वेव्स के बीच में फेजेस को चेक करना होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन में एक हो उसी में दूसरा होना चाहिए। तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी है यहाँ पे। अगर हमें इस पोटेंशियल यानी कि इससे हमें कंपेयर करना है इसको, तो इसको भी कॉस को साइन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? अगर हम कॉस ओमेगा टी को साइन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बोलो? प्लस π/2। π/2। ठीक है, यहाँ पे π/2 किसी के मन में आया होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो हम π/2 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओमेगा टी वाला टर्म यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए हम उसे ओमेगा टी पॉजिटिव रखे और उसके बाद हम प्लस माइनस π/2 करके सोचे तो हमको दिखा कि साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमने ये चीज रखी। यहाँ जो हम XC लिखे हैं ये वाला चीज, तो XC जो है ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये जो XC दिख रहा है ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। ध्यान से देखो तो हमें ये V बाई R वाला टर्म दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे XC को बोलते हैं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, और इसका वैल्यू दिख रहा है इक्वेशन से 1/ωc। ठीक है, यानी कि इसका यूनिट की बात की जाएगी, यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ध्यान से देखो तो ये ओमी दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि ई नॉट बाई एक्स का जो हमारा यूनिट होगा करंट का होगा, ई नॉट पोटेंशियल है तो एक्स जो है रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और एक्स जो है 1/ωc आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है कि इजकल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, दूसरा इक्वेशन है आई इजकल टू हम ई नॉट बाई एक्स या आई नॉट लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई नॉट जो है और कुछ नहीं बल्कि ई नॉट बाई एक्स। अब इस दोनों के हम फेजेस में मैग्नीट्यूड तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग है। ठीक है, अगर हम फेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर्व बनाते हैं, इधर हम ई रखें या फिर आई रखें टाइम के साथ साथ, तो हमें दिख रहा है कि ये जो ईएमएफ का है वो ऐसा कुछ जाएगा, साइन का है। ठीक है, ये जो करंट का है वो अगर ध्यान से देखो तो कैसे जाएगा? तो ऊपर वाले केस से अगर हम मल्टीपल करें तो कॉस ओमेगा टी, कॉस जैसा सिचुएशन है, या फिर यहाँ से भी देखें साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि टी 0 है तो साइन π/2 यानी कि मैक्सिमम से शुरू होगा और इस तरीके से
ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, ऐसा कुछ जाएगा। ये वाला जो कर्व है ये ई का है, और ये वाला जो कर्व है करंट का है। ध्यान से देखो तो हमें करंट क्या दिख रहा है, जब ईएमएफ जीरो है तो करंट मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है तो करंट जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है सेम फेज में नहीं है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें इस दोनों इक्वेशन से, तो हमें अगर फेज डिफरेंस की बात की जाए, यानी कि दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस डेल्टा फाई अगर हम देख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पाई बाई टू। फेज डिफरेंस तो पाई बाई टू का है, और ये भी ध्यान से देखो तो दिख रहा है करंट, यानी कि जब समय जीरो है तो ईएमएफ जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि शुरू से करंट जो है आगे है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि करंट जो है लीड्स बाय। यहां से हमें क्या दिख रहा है, करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाई टू। ठीक है, यानी कि करंट जो है ईएमएफ को पाई बाई टू से आगे चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक साथ वो वेरिएशन नहीं हो रहा। जैसे लास्ट क्लास हम लोग रेजिस्टेंस का देखे थे, तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो रहा था तो करंट भी मैक्सिमम, ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब करंट मैक्सिमम है तो ईएमएफ जीरो, ईएमएफ जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, यानी कि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है। लेकिन आगे कौन पीछे कौन ये कैसे पता करे, तो यहाँ से कर्व से हमें दिख रहा है टी इक्वल टू जीरो पे एमएफ जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम है, तो इस वजह से हम यहाँ से हम बोलते हैं कि करंट जो है आगे आगे लीड करेगा। जैसे जैसे वेरिएशन होगा तो करंट आगे आगे चले, तो इस चीज को याद भी रखना है। और अगर हम इसे फेजर में हम बनाते हैं, ठीक है, फेजर यानी कि हम करंट को इससे को ये वेक्टर की तरह ट्रीट करके और हम बनाना चाहते हैं, तो हम पहले ही बोले थे कि इस केस में हम करंट को हमेशा इस डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि करंट जो होगा हम सीरीज में देखेंगे आगे, तो सीरीज के केस में या सिंगल के केस में हमेशा हम लोग इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट सब में सेम होगा तो उसका एक डायरेक्शन हम फिक्स कर लेते हैं। इनिशियल अगर फेज जीरो है तो हम लोग इधर रख लें। ठीक है, अब पोटेंशियल बोल रहा है कि पाई बाई टू से पीछे है। ठीक है, इसे हम और क्या बोल सकते थे कि ईएमएफ लैग्स करंट बाई पाई बाई टू, दोनों चीज सेम ही है। करंट आगे चल रहा है या ईएमएफ पीछे चल रहा है, बात हम एक ही चीज बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर पीछे चल रहा है तो हम इस करंट से क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि माइनस पाई बाई टू में जाएंगे। तो इधर की तरफ अगर हम पाई बाई टू चलते हैं तो ये वाला डायरेक्शन हमें मिलता है, यानी कि पोटेंशियल जो होगा इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर हम भी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि ईएमएफ ई लिख देते हैं, ईएमएफ और करंट में अगर हम डिफरेंस ऑफ फेज देखते हैं तो पाई बाई टू है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दिख रहा है कि पीछे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आगे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वी लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई बाई टू, या फिर करंट लीड्स पोटेंशियल बाई पाई बाई टू। इतना में किसी को दिक्कत? रेजिस्टेंस वाले केस में हमने देखा था कि करंट और पोटेंशियल दोनों जो है सेम डायरेक्शन में थे, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने का है, पाई बाई टू का है। तो अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो याद रखोगे वो सारा चीज हो जाएगा कि रेजिस्टेंस अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस जीरो, सिर्फ कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस पाई बाई टू का, एंड करंट लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। इतना चीज ध्यान में रखना है। सर, क्लियर है ये? हाँ। अगर करंट को लीडिंग मानेंगे तो ईएमएफ तो ऊपर वाला में भी हो जाएगा ना? नहीं, यही चीज तो बोल रहे हैं कि हमें अगर
पॉजिटिव दिखाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव दिखाना है तो क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, एंगल ऐसे ही कंसिडर करते हैं हम लोग। यस सर। तो पोटेंशियल बोल रहा है पीछे है कितना, पाई/2 से, तो हम किधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, पीछे की तरफ, यानी कि हम क्लॉकवाइज में जाएंगे पाई/2 और फिर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? यस सर। अगर कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इनिशियल फेज दे और बोले कि करंट इधर है, अगर करंट इधर है तो इस केस में पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम यहाँ से पाई/2 पीछे जाएंगे और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यस। इनिशियल फेज अगर कुछ दिया रहा तो। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टर। एसी, एसी के क्रॉस अगर हम इंडक्टर को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो क्या इफेक्ट हो सकता है? ठीक है, ये देखने के बाद फिर एक एक करके देखेंगे, आरसी आरएल दो दो को ऐड करेंगे। तो ये चीज जो है बेसिक है, इसी चीज को आगे यूज करते हैं, मिल नजर आएंगे हम लोग। यहाँ पे भी अगर हम बोले कि इसमें करंट जो है आई बह रहा है, तो किसी समय पे एट एनी मोमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई जो कि है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये जो होगा पोटेंशियल अक्रॉस इस इंडक्टर के बराबर होगा, यानी कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, तो लिख लिए। अब यहाँ से हमें करंट निकालना होगा ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों में क्या इफेक्ट है, तो हम ऐसा लिख ले रहे हैं, डी आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। तो करंट तो पहले जीरो था, जीरो से कुछ आ ही गया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई जो है ये ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी भाई ओमेगा। बाई ओमेगा, तो ओमेगा को हम इधर लेते आ रहे हैं। ठीक है, लिमिट पुट कर लेंगे जीरो से टी तक, कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो लिमिट को छोड़ो, प्लस सी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही चीज दिख रहा है। अब इस चीज को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो? सर -π/2 करके। -π/2 कैसे? साइन ओमेगा टी -π/2। यस सर। हाँ ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर यस हम सर। ऊपर वाले में माइनस को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे थीटा -π/2 रख सकते हैं, इन दोनों को यूज करके हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा -π/2 जो होगा, ये क्या होगा हमारा, माइनस कॉस ऑफ थीटा होगा। फर्स्ट दो को यूज करके हम थर्ड वाला इक्वेशन लिखे हैं, तो यहाँ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि आई इजकल टू ई नॉट बाई एक्स एल, इसको साइन के टर्म में लिखे तो साइन ओमेगा टी -π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक्सएल जो है, एक्सएल जो है ये ओमेगा इंटू एल दिख रहा है, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट जो होगा वो ओमी होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है।
यहाँ से हम इसे आई नॉट लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कॉस को ओमेगा में कन्वर्ट करने का बस एक ही रीजन था कि हमें कंपेयर करना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करने के लिए हम वही फिर से कर्व दो तीन जो बनाए थे वही बनाएंगे, इधर ईएमएफ या फिर करंट को इधर टाइम। तो ईएमएफ तो हमारा साइन का फंक्शन था, तो ये साइन का अभी भी रहेगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें करंट का, तो यहाँ पे अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो ये वाला इक्वेशन हम लोग ऊपर वाला ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि ये माइनस कॉस ओमेगा कॉस माइनस कॉस थीटे का है। टी इजकल टू 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव में रहेगा, यानी कि यहाँ से शुरू होगा कहीं ऐसा जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमें करंट का दिख रहा है और ये हमें ईएमएफ का दिख रहा है। इस केस में हमें दिख रहा है, ध्यान से देखो तो एंगल से भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की अगर बात की जा रही है तो ये पाई बाई टू मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो पाई बाई टू है, लेकिन करंट एंगल में देखो तो ये पाई बाई टू से पीछे है। यानी कि इस केस में हम क्या बोलते हैं कि करंट लैग्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू, या फिर अदर शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल लीड्स करंट कितने से, तो पाई बाई टू से। इसे अगर हम फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि हमेशा यानी कंफ्यूजन दूर नहीं रखने के लिए करंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मानेंगे। कभी भी सीरीज दिख जाए या सिंगल दिखे तो हमेशा हम इसी चीज को लेंगे, यानी कि इस चीज को हम फिक्स कर लिए हैं अपने कैलकुलेशन से सबके लिए, बार बार हम कंफ्यूज ना हो इसलिए। करंट अगर इनिशियली अगर कोई भी फेज नहीं है, इनिशियल फेज कुछ नहीं है, तो हम इसी चीज को मानेंगे। तो आई है, अब यहाँ से बोल रहा है कि पोटेंशियल पाई बाई टू से लीड कर रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा, इधर हम जाएंगे पाई बाई टू, तो इधर हम पहुंचेंगे तो इधर की तरफ हमारा भी क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो ये अभी हम लोग एक एक करके तीनों देखें, यानी कि एक बार हमने देखा कि सिर्फ कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, एक बार देखा कि सिर्फ रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, और एक बार देखे कि सिर्फ इंडक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग यूज करें। और एक चीज नोट करने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे तीनों के में अगर हम रेजिस्टेंस तो आर ही था, एक्सी की बात करें तो ये 1/ओमेगा सी था, एंड एक्सएल का बात करें तो ये 1/1 नहीं ओमेगा एल था, और रेजिस्टेंस से क्रॉस रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर आ रही थी। तो अगर हम इधर इसके कर्व्स को वेरिएशन को ड्रॉ करें, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं रेजिस्टेंस या फिर एक्सी या फिर एक्सएल तीनों में से कोई, और इधर ओमेगा के साथ अगर हम कर्व बनाना चाहें तो कैसा मिलेगा बताओ। हम रेजिस्टेंस का बना देते हैं, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं, ऐसा जाएगा। क्लियर है, बाकी दोनों का तुम लोग बोलो। इसका क्या आएगा एक्सेल का, दिख रहा है ओमेगा से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यस। ओरिजिन से जा रहा है, यानी कि ऐसा जाएगा। ये हमें किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही 1/ओमेगा सी उसका कैसे जाएगा, y इक्वल टू 1/x है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाइपरबोला जैसा है। ठीक है, तो उसका जो कर्व है वो इस तरीके से कुछ जाएगा, ये जो है एक्सी को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा के साथ यानी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे डिपेंड करता है। इधर ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। नोट यहाँ पे कर लेना है
यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ओमेगा को हम हाई रखते हैं तो एक्सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो। इंक्रीज होगा। एक्सेल भी बहुत लार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सेल लार्ज होने का मतलब कि ये जो है करंट को इजिली पास कर रहा है कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया है, ये रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है जो बहुत बढ़ गया है। रेजिस्टेंस अगर बहुत बढ़ गया है तो ये अब करंट को पास करने देगा, यानी कि नो सर। हम बोलेंगे नॉट अलाउड टू पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट। यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी का करंट है ओमेगा जिसका हाई हो, अगर उस सर्किट में हम इंडक्टर लगाए हो तो वो जो है करंट को पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंडक्टिव सर्किट को हम लोग बोलते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लो पास फिल्टर है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं पास करने दे रहा है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा, तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं कि ये इट इज लो पास फिल्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमें कहीं ऐसा चीज लगाना हो कि भाई इतना करंट तक पास हो, इससे ज्यादा हो तो सर्किट ब्रेक कर जाए, तो वहां हम इंडक्टर लगा सकते हैं ऐसे सर्किट में। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या करंट का, तो उतने फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर हो जाता है तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लो पास फिल्टर, क्योंकि ये जो है लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है टू पास। सेकेंड पॉइंट सिमिलरली है कि अगर हम ओमेगा को बहुत लो कर देते हैं, ठीक है, वेरी लो, या फिर बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी को हम बहुत ही कम कर दिए हैं, तो ध्यान से देखें तो एक्ससी जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जा रहा है। इक्वेशन से देखो यहाँ यस। पे, ठीक है, एक्ससी टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये बढ़ जा रहा है। यानी कि यहां से हमें क्या दिख रहा है कि इट डज नॉट अलाउ टू पास लो फ्रीक्वेंसी करंट। ठीक है, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी करंट को पास नहीं होने दे रहा है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं कि ये है हाई पास फिल्टर। अगर हाई पास फिल्टर की तरह यूज करना है तो हम किसे यूज करेंगे, तो कैपेसिटिव सर्किट को। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट अगर हमें यूज करना होगा तो हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगा, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा। इस दोनों बात में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक एक करके कि आरसी अगर हम लोग लगाएं तो क्या होगा, एक बार आरएल लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, यस। पहले देखते हैं वही रेजिस्टेंस का, आरसी सर्किट अक्रॉस एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स में आरसी सर्किट सीरीज में ही हम लगाए हैं। ये हमारा सोर्स हो गया, E इजकल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल। करंट लेट से इसमें किसी टाइम टी पे आई सर बह आर रहा सी होगा। या आर एल? अच्छा, आर एल बना देता, आर एल ही कर देते हैं। ठीक है,
आरसी भी देख लेंगे, पहले आरएल बना दिए तो आरएल ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखते हैं कि आरएल है, तो किसी भी टाइम टी पे इसमें करंट अगर आई बह रहा होगा, तो एट एनी मोमेंट अगर हम केवीएल यूज करते हैं, तो केवीएल से क्या लिखेंगे बोलो? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इजकल टू 0, ये लिखेंगे, ठीक है। इसे अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इजकल टू ई नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं, यस। ठीक है। ये इक्वेशन अभी हम लोग सॉल्व करना नहीं सीखे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक करंट का इक्वेशन मिलेगा, उससे हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन शायद अभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन सारा खत्म होने के बाद एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में, वो चीज पढ़ना होता है, शायद अभी नहीं हुआ होगा। नो सर। नो। ठीक है, तो वो पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट हमको भी ध्यान में नहीं है, खैर। मैथ्स में अगर पढ़ोगे तो उस समय फाइंड करके देख चेक कर लेना कि हाँ भाई सही आ रहा है कि नहीं। बाकी अभी हम लोग फेजर से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में पढ़ोगे तो उसमें एक फॉर्मेट बताया जाता है कि इस फॉर्मेट में रखो, ई रेज टू पावर समथिंग समथिंग करके होता है। और सॉल्व करने के बाद, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो इस फॉर्मेट का होता है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये चीज आता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये आता है। अब हमें ये आई नॉट और 5 पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। यानी कि हियर हमने सॉल्व तो किया नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आई नॉट एंड फाइव। अगर ये दोनों हम फाइंड कर लेंगे तो ओमेगा तो पता ही है, साइन साइन ही होता है, टी टी ही है, ये हम आई का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस का ये जनरल सोल्यूशन है कि ऐसे सोल्यूशन आता है। तो हम लोग को यहाँ पे आई नॉट एंड पाई का वैल्यू पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम लोग पता करेंगे यूजिंग फेजर, ठीक है। तो सो हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। हमने बोला था कि करंट को हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल पे रखना है, और वो अभी के लिए ही था। उधर तो खैर एक एक ही थे तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे दो दो चीजें हैं, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है। करंट इधर है, तो अगर हम पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें किधर मिलेगा बताओ? उसमें और करंट में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता है, सेम तरीके से चेंज होता है। तो अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि मैग्नीट्यूड अलग है तो इसलिए छोटा बड़ा वेक्टर हम बना सकते हैं, उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वी आर यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो करंट के फेज में है, इसलिए हमने इधर ड्रॉ करा है। सेकेंडली, अगर हम पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो किधर होगा बोलो? ऊपर। ऊपर होगा, इधर की तरफ। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें? वी एल, यानी कि करंट से कितना, पाई बाई 2 के से आगे है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का नेट लें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सर्किट है, तो ये जो ईएमएफ होगा
इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसी का सम होगा, यानी कि ये वाला इन दोनों का वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यही हमारा वेक्टर ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है नेट ईएमएफ ई जो हम लोगों ने लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं वीएल प्लस वीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर वेक्टर है नहीं इसलिए हम वेक्टर साइन लगाना नहीं चाहते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इन दोनों का सम जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है फेजर डायग्राम में यहाँ पे। क्लियर है? और ये जो एंगल होगा यही एंगल जो होगा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा, करंट का और पोटेंशियल का। हमने यहाँ पे करंट को फिक्स रखा है। करंट को हम इसलिए फिक्स रखते हैं क्योंकि दोनों जो है सीरीज में है, करंट सेम होगा। कहीं कहीं पे पोटेंशियल को फिक्स कर देता है, तो पोटेंशियल को फिक्स करने में ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वीएल वीआर ड्रॉ करो। ठीक है, खैर यहाँ पे हम करंट को फिक्स हमेशा करेंगे। उसके बाद वी आर वीएल वी सी जो भी रहे अपना इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है ईएमएफ ई को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है, ये हमारा फाई एंगल हो गया, फेज डिफरेंस दिख रहा है, साइन ओमेगा टी था, ये था फाई। इस चीज में हम उतना वी आर वी एल कैसे पता करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिंस V इजकल टू आई इन टू आर एक्सएल जो भी है, तो आई आर होता है, यानी कि हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, मोस्टली जगह पे अगर हम देखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू L हम लोग लिखते ही हैं। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, तो V इजकल टू आई आर होता है। अगर R लिखे तो V, अगर L के लिए लिखे तो हम लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल। तो यहाँ पे करंट सेम है तो हमें दिख रहा है वी आर आर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वीएल एक्सएल को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फेजर हो गया, जिधर करंट था उधर ही हमारा आर को रिप्रेजेंट करना होगा, ये सेम फेज में है, यानी कि वी आर जो है इसी के फेज में है, तो इधर आर को रिप्रेजेंट किए। एक्सएल एक्सएल किसकी तरफ, तो वीएल की तरफ। ठीक है, ये एक्सएल रिप्रेजेंट किए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड जो आएगा वो इसी की तरफ हमारा ई की तरफ का वैल्यू आएगा। जेड ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं बल्कि एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, वेक्टर सम तरह देखना है। तो जेड जो हमें दिख रहा है ये चीज दिख रहा है। जेड जो है इसे हम लोग बोलते हैं एम्पीडेंस। ठीक है, जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पीडेंस। ठीक है, यानी कि दोनों जो रिएक्टेंस है उस दोनों का ये इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हम R को VR की तरफ रखे, एक्सएल को VL की तरफ रखे, तो ये जो Z आएगा वो हमारा E की तरफ आएगा, और ये एंगल फाई दिख रहा है, तो हम यहाँ से Z निकाल लिए ये चीज। और tan ऑफ फाई अगर देख रहे हैं तो ये हमें दिख रहा है XL/R। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फाई होगा वो होगा tan इनवर्स XL/R होगा। ठीक है, तो हमें फाई पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का पता चल गया, जो हम बोल रहे हैं कि एम्पीडेंस है, तो हम आई नॉट लिख सकते हैं। आई नॉट जो होगा वो होगा E/Z। ठीक है, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं तो E0/Z। E0/Z यानी कि E0/अंडर रूट XL का स्क्वायर, XL को हम ओमेगा L रख सकते हैं, प्लस R स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम यूज कर लें तो हमको मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, कि जो हमारा I था वो आई नॉट यानी कि E0/Z, पूरा ही लिखते हैं, XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई था, तो फाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स XL/R। जो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन लिखा था उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे मैथ सॉल्व करने नहीं गए इसके लिए, अगर हम मैथ सॉल्व करते इंटीग्रेट करते
फर्स्ट डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर, तब भी यही हमें आंसर मिलता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया है, सिर्फ फेजर पे देखा, ध्यान से वेक्टर की तरह ट्रीट किया और सबको सॉल्व किया। हम हर बार बोल रहे हैं कि हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर होता नहीं है, ये बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक दो इक्वेशन पे प्रूफ जो है वो एसएसएम में बताया भी जाता है, इधर उतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग बस यूज करना है उसे। तो इस तरीके से हम लोग यूज करके आराम से ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर पोटेंशियल ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस का हम नेट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो ये फाई है ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो इस केस में पोटेंशियल हमेशा जो है लीड करेगा बाई एंगल फाई। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हियर पोटेंशियल लीड्स करंट बाई एंगल फाई, ठीक है। एंगल फाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। एक्सएल क्या है, तो ओमेगा एल। क्लियर है इतना? बोलो। यस सर। ठीक है। इक्वेशन खतरनाक भले ही दिख रहा हो, बुक्स भी पलटोगे तो दिखेगा, लेकिन अगर तुम इस चीज को समझ जाओ तो लिखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, आरसी अक्रॉस एसी। आरसी सर्किट हम ले रहे हैं एसी के अक्रॉस, ये आर हो गया, ये सी हो गया, ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर ये सी। किसी भी टाइम टी पे अगर हम फिर से बोल रहे हैं एट एनी मोमेंट, तो हम जानते हैं इस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आया होगा, इसमें करंट आई बह रहा होगा। तो अगर हम लिखना चाहते हैं केवीएल इक्वेशन, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे कि साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं कैसा गए हैं, तो करंट है इधर प्लस इधर माइनस है, तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। करंट को हम लोग dq बाई dt लिख सकते हैं, तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो इसे लिख सकते हैं dq बाई dt प्लस 1 बाई आर सी क्यू इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ ध्यान से देखो तो ये फिर से हमारा ऊपर वाले इक्वेशन जैसा ही दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से हमें दिख रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, q का फंक्शन है तो यहाँ पे q मिलेगा q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये चीज हमें मिलेगा q का वैल्यू। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बोलो। ऐसे ही डिफरेंशिएट करो या फिर इसके जनरलाइज ही कर लिए, तो जनरलाइज सॉल्यूशन में हम लोग करके करते हैं कि आखिर हमें कंपेयर ही करना है, तो क्यों ना इसे हम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ही लिखें, ठीक है। आई नॉट और फाइव को तो हमें कंपेयर करके ही फाइंड करना है, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं कि भाई हम चेंज करके फाइव, इसको हम फाइव डैश बोल दे रहे हैं, ये फाइव है, ठीक है। कुछ प्लस माइनस 5/2 कुछ भी करे होंगे तो फाइव में कंसिडर हो जाएगा। क्लियर है? तो यस। हमें इसी इक्वेशन से कंपेयर करना होगा आई नॉट और फाइव फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से वही मेथड है। क्या करेंगे, इधर था हमारा आई, ठीक है। तो आई था तो इधर था हमारा वी आर, वीसी किधर होगा, नीचे की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इधर की तरफ आना चाहिए,
ईएमएफ। लेकिन हम लोग इस चीज को आर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, वी आर को, और VC को XC से। तो हम लोग इसमें अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर की तरफ हमारा R आएगा, इधर की तरफ XC आएगा। जानते हैं कि ये π/2 पीछे होता है। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो Z है, जो कि दिख रहा है R² प्लस XC का स्क्वायर। हमेशा फाई जो होगा वो एंगल ये होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस वाले से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट जो है लीड कर रहा है पोटेंशियल से, बाई कितना एंगल फाई से लीड कर रहा है। दिख रहा है कि ये जो एंगल अगर हम फाई बोल रहे हैं तो इतने फाई से ही ये लीड कर रहा है, π/2 ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल ध्यान से देखना है, एंगल फाई से। अब इसे फाई को क्या बोल सकते हैं, तो दिख रहा है tan फाई जो है XC/R है। यहाँ से हमें फाई दिख रहा है tan इनवर्स XC/R। Z पता ही चल गया, तो I0 हम लिख सकते हैं क्या चीज, E0/Z, यानी कि E0/√R² प्लस XC का स्क्वायर। XC को 1/ωc से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू I0 यानी E0/√R² प्लस XC का स्क्वायर साइन ऑफ ω/t प्लस tan इनवर्स XC/R। ये हमको इक्वेशन मिल गया करंट का। ठीक है, यानी कि हमें मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, किसी टाइम t पे करंट मिल जाएगा, इनिशियल फेज मिल जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट मिल जाएगा, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो सारा कुछ मिल जाएगा। इतना में कोई दिक्कत? सर I0 इज इक्वल टू E0/Z कैसे आया? ये जो है E की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं VR क्या था I इंटू R, VC क्या था XL इंटू I, XC इंटू I। तो यस। ये जो है Z जो है E की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, I तो I ही है, सब में सेम ही हम मान रहे हैं, तो इसे हम I को क्या लिख सकते हैं, E/Z लिख सकते हैं। यस। तो वही मैक्सिमम के लिए क्या यूज कर लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल E0/Z। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से सब में कंसिडर करते हुए सबको ध्यान में एक बार मन में बैठा लेना है कि दिखा कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस 0, सिर्फ कैपेसिटर है तो करंट और पोटेंशियल में फेज डिफरेंस π/2 का, और करंट जो है लीड कर रहा है π/2 से। कैसे लीड कर रहा है, तो फिगर के साथ ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा कि अगर इंडक्टर है सिर्फ तो उसमें पोटेंशियल जो है करंट से लीड करता है, तो π/2 आगे चलेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर है तो दोनों का कुछ इफेक्ट आएगा, तो ऊपर वाले में ही जो है रिजल्टेंट हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे फिगर के हिसाब से। तो उस केस में हमने देखा कि पोटेंशियल जो है कुछ ना कुछ एंगल से लीड ही करेगा। अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि सर्किट में पोटेंशियल जो है वो लैग करेगा करंट से किसी न किसी एंगल फाई से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर आरएल सर्किट, ठीक है आरएल तो बोल रहे हैं, एलसी सर्किट या सीएल सर्किट। एलसी यानी एक इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग अब जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, इसे हम किसी सोर्स से जोड़ दिए। ये एल है, ये सी है, ये ईएमएफ ई है जो कि E0 साइन ऑफ ω/t। इस केस में भी अगर इक्वेशन लिखते हैं, करंट आई बह रहा हो, इस पे चार्ज Q हो माइनस Q हो, तो क्या लिखेंगे, -L/di/dt माइनस Q/C प्लस E0 साइन ω/t इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से ये सॉल्व करने लायक हमारे नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग इसका सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन जो आएगा इसका सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेट ये सब करने के बाद, वो आई इजकल टू कुछ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ही रहेगा। अब इसमें हमें आई नॉट और फाइव की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से वही काम, ठीक है। तो इधर आई था, अगर हम लोग देखें तो हम रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हम एक्सएल को एक्सी को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर एक्सएल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्सएल एक्सी दोनों जो है इससे 90 डिग्री पे ही रहेंगे। तो इस केस में अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जेड जो होगा वो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है। एक को तो ज्यादा होगा, एक्सी ज्यादा हो या एक्सएल ज्यादा हो, दोनों बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। खैर हम ये मान लिए हैं, तो यहाँ से जेड जो आएगा ऐसा आएगा, यानी कि हमारा जो इक्वेशन होगा वो ऐसा कुछ आएगा, जेड इधर की तरफ दैट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, इधर करंट। तो ईएमएफ भी जो होगा वो इधर को ही ईएमएफ रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें इस केस में क्या दिखेगा कि करंट जो है यहाँ से फाइव जो है डायरेक्टली दिख रहा है पाई बाई टू, डायरेक्टली दिख रहा है। और यहाँ पे हमें दिखेगा कि करंट जो है लैग कर रहा है, करंट लैग्स पोटेंशियल बाई पाई बाई टू। लेकिन अगर वही एक्ससी ज्यादा होता, यानी कि अगर इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो इस केस में क्या होता, ये जो वेक्टर है क्या नीचे की तरफ आता, यस सर। ठीक है। तो इस केस में हमें बोलते कि इधर ही हमारा ईएमएफ होता, ये तो करंट है, इस केस में हम बोलते कि करंट जो है लीड करता, लीड्स पोटेंशियल बाई पाई बाई टू, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक्सी और एक्सएल है, तो जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से ये चीज हो सकता है। तो हमें दिख रहा है जेड इजकल टू एक्सएल माइनस एक्सी, दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। दोनों में से कोई भी ज्यादा रहो, जिसको इधर रखना है रख लें, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई नॉट जो होगा हमारा ई नॉट बाई जेड, यानी कि हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्सएल माइनस एक्सी। हम यहाँ मॉड लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई कोई भी ज्यादा हो सकता है, क्लियर है। और फाइव जो है, फाइव तो क्लियरली दिख रहा है पाई बाई टू है। तो इक्वेशन अगर हम आई का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई एक्सएल माइनस एक्सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अगर एक्सी ज्यादा होता तो माइनस पाई बाई टू लिखते, एक्सएल ज्यादा हम माने हैं, एक्सएल इज ग्रेटर देन हम एक्सी माने हैं, इसलिए हम प्लस पाई बाई टू लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में, अच्छा उल्टा लिख दिए शायद, इस केस में करंट जो होगा एक्सेल ज्यादा है तो पीछे रहेगा, तो ये माइनस फाइव बाई टू रहेगा, ठीक है। करंट से ऊपर है, क्लियर है ये। सर वो माइनस क्यों किए समझ नहीं आया। जैसे कि अगर हम करंट पोटेंशियल एक्सेल ज्यादा है तो इस केस में क्या है, पोटेंशियल लीड कर रहा है, कर रहा यस है। तो वो लीड कर रहा है, यानी कि करंट में हम पाई बाई टू पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिलना चाहिए, एंगल। यस सर। तो दिख रहा है ना, उसमें इनोट साइन ओमेगा टी ले रखे थे, इसीलिए उसमें माइनस करे क्योंकि करंट जो है लाइक कर रहा था, क्लियर है। यस। तो ऐसे ऐसे हम लोग को देखना है, बहुत ही इजी तरह का है, मतलब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फॉर्मूला याद रखने का हम कभी भी नहीं कहेंगे इस चैप्टर में, हमेशा मेथड याद रखो, जब भी कुछ भी दिया हो फेजर बनाओ लिखो तुरंत सॉल्व होगा।
नेक्स्ट LCR सीरीज सर्किट। LCR सर्किट है और सीरीज में है। अक्रॉस AC की बात करेंगे, AC चल रहा है तो वही होगा, यानी कि तीनों है और तीनों के तीनों सीरीज में है। ठीक है, ये R, ये L, ये C। KVL अगर लगाएंगे तो हम लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आखिर वो फायदा है नहीं लिखने का, फिर भी लिख देते हैं। क्या से होगा LdI/dt माइनस IR माइनस Q/C इक्वल टू E0 प्लस E0 साइन ऑफ ओमेगा t इक्वल टू 0। यही होगा। ठीक है, इसमें और भी ज्यादा कष्ट वाली बात दिख रही है, चार्ज भी है, करंट भी है, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसमें। आई को अगर हम dQ/dt रखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो खैर हमको उससे कोई मतलब है नहीं। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो फिर से ये सॉल्यूशन ऐसा ही कुछ आना है, +5। अब इसमें I0 कुछ जो आए और फाई जो भी है। ठीक है, तो +-5 हम लिख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि करंट जो है लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वहां पे पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आएगा। तो कैसे देखेंगे, तो फिर से हम फेजर बनाएंगे, इधर आई को रिप्रेजेंट करेंगे, आई की तरफ आर होगा, इससे π/2 लीड करता हुआ एक्सएल दिखेगा और π/2 लैग करता हुआ एक्ससी दिखेगा। ठीक है, कंडीशन हम यही मान रहे हैं कि एक्सएल जो है ग्रेटर देन एक्ससी है। ठीक है, यही कंडीशन है। तो ये कंडीशन है, तो जो हमारा इस तीनों वेक्टर का समेशन मिलेगा, क्या ऐसा मिलेगा, आर तो इधर ही है, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक्सएल माइनस एक्ससी मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो इधर की तरफ हमें रिजल्टेंट z मिलेगा, और z को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है ये R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। एक्सएल ज्यादा है तो हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल फाई से लीड कर रहा है, एक्ससी ज्यादा होता तो दिखता कि करंट फाई से लीड कर रहा होता। तो हम एक ही केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी है, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, इससे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इसको देखते हुए लीड्स करंट बाय फाई। ठीक है, और फाई को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो tan ऑफ फाई ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है हमें एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, यानी कि हम फाई को बोल सकते हैं कि ये होगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, z पता चल गया, फाई पता चल गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि I0 विल बी इक्वल टू E/Z, यानी कि E0 बाई √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कितना लंबा लंबा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, बस तुम मेथड याद रखो, वेक्टर सबको आता है और जोड़ घटाव ही करना है। ठीक है, वो भी सिंपल सिंपल सा है। एक तो 0 डिग्री पे ही दिख रहा है, 180 डिग्री पे दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 290 डिग्री पे दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला रटने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज आया। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि करंट जो है लैग कर रहा है पीछे, तो करंट पीछे है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं I इक्वल टू क्या होगा, E0/Z, यानी कि √R² प्लस XC का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई लिखेंगे। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था कि अगर LRC सर्किट अगर हमारा सीरीज में रहा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि फीलिंग आ जाए।
उसके बाद एलआरसी सर्किट पैरेलल वाला चेक कर लेंगे। ऐसे बोल रहा है कि तीनों दे रखे हैं। ये जो है 200 साइन ऑफ 100t प्लस 30 डिग्री है। कैपेसिटर है 1 मिली फैराड, रेजिस्टेंस है 30 ओम और ये है 0.5 हेनरी। तो बोल रहा है कि फाइंड करंट इसमें कितना होगा, आई वी आर वी एल वी सी। सबसे पहले क्या करेंगे, आर 30 ओम तो दे रखा है, एक्सी निकालना पड़ेगा। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा कहाँ दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा जो है 100 दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/100 इंटू 10⁻³ यानी कि 10 ओम हो जाएगा। वैसे ही एक्सएल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्सएल अगर हम फाइंड करेंगे तो ये ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा जो दे रखा है वो 100 है, एल जो है 0.5 है, तो यह जाएगा हमारा 50 ओम। ये आ गया तो जेड फाइंड कर लो, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ करंट चाहिए तो जेड चाहिए। तो जेड के लिए एक्सएल ज्यादा है, तो इधर हमें क्या मिलेगा, एक्सएल माइनस एक्सी जो कि हमें दिख रहा है 40 है, और इधर मिलेगा आर जो कि 30 है। तो 40 आर का रिजल्टेंट जो है इधर जेड मिलेगा, जेड जो मिलेगा वो 50 मिल जाएगा। ये एंगल अगर हम फाई की बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है tan ऑफ फाई जो है वो है 40/30, 4/3, यानी कि यहाँ से हमें बोल दिख रहा है फाई इक्वल टू 53 डिग्री। क्लियर है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे करंट का, तो I विल बी इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट क्या होगा, तो यहाँ पे 200 दिख रहा है करंट में कि ई नॉट का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 50, साइन जो भी यहाँ पे दे रखा है पूरा का पूरा छाप देना है, यानी कि 100t प्लस 30 दे रखा है तो लिख लो। ठीक है, क्योंकि उसी से हमें कंपेयर करना है, इनिशियल फेज है तो है, वहीं से तो हम देख रहे हैं। ठीक है, और 53 डिग्री। अब इस केस में हमें दिख रहा है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम -53 डिग्री लगा दें। क्लियर है। सिंप्लीफाई करके लिख लो तो जो आएगा 5 साइन ये 100t माइनस 23 डिग्री, ये हमारा करंट का इक्वेशन है। क्लियर है इतना। बोलो। सर करंट लैग कर रहा है वो बता दीजिए। यहाँ पे एक्सएल ज्यादा है या एक्ससी, एक्सेल। एक्सएल ज्यादा है, तो इफेक्ट जो ऊपर आया तो जेड ऊपर आया तो इधर की तरह ही ईएमएफ ई होगा। यस। ठीक है, तो बोले थे ना कि अगर हॉरिजॉन्टल से देखना है इधर जाएगा, इधर रहा तो इधर हमारा करंट है, ऊपर जा रहे हैं यानी कि आगे में है, लीड कर रहा है, पीछे में जाएगा तो लैग, जो भी पीछे है वो लैग करेगा। ठीक है, तो यस। करंट के रिस्पेक्ट में वैसे ही हम बात कर सकते हैं। क्लियर है। यस। तो सारा कहानी इसी चीज पे है इस चैप्टर में, यानी कि 60% क्वेश्चन जो होंगे इसी चीज पे हो, बाकी 40% पावर ये सब चौक कॉइल ट्रांसफार्मर भी रहता है, तो इस चीज पे रहेगा। तो इसमें मेन जो है यही चीज है कि हाँ भाई हमें लिखने आना चाहिए, फेजर रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा करेंगे, देखो ध्यान से, करंट जो है t इक्वल टू 0 पे इसका एंगल कितना है, -23 डिग्री, यानी कि एक्चुअली में जो होगा हम लोगों ने ऊपर जैसे एज्यूम करा है वो तो ठीक है,
लेकिन एक्चुअली में जो होगा आई इधर होगा, यहाँ से ये 23 डिग्री पीछे रिप्रेजेंट करता है। ईएमएफ को ध्यान से देखो तो ईएमएफ कितना पे है, 30 डिग्री, प्लस 30, t=0 पे प्लस 30 है, यानी कि ईएमएफ जो है इधर की तरफ है, ये ईएमएफ है इधर से 30 डिग्री पे रिप्रेजेंटेड है। दोनों को जोड़ लो तो देखो दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 53 है, और करंट जो है लैग कर रहा है ईएमएफ से, दिख रहा है, एंटी यस। क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव समझना, क्लियर है। तो एक्चुअली में करंट इधर है, ये इधर है, अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता वीआर को तो वीआर हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे, वीएल जो आएगा, वीएल जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा, यानी कि आई से परपेंडिकुलर, और वीसी जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है। वीएल वीसी और वीआर का इक्विवेलेंट लेके ही ये इधर की तरफ आ रहा है, तो वो भी हमें फाइंड करना ही है। तो वी आर हम जानते हैं कि सेम फेज में होता है, जैसे हम आई इंटू आर कर सकते हैं, आर जो दे रखा है 30 है, तो ये हो जाएगा हमें 120 साइन ऑफ 100t माइनस 23 डिग्री। वी एल लिखना हो तो वी एल लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि ये आई इंटू एक्सएल होगा, ठीक है, साइन यहाँ पे करंट का जो भी ये चीज दिख रहा है, तो करंट का हम ओमेगा टी माइनस 223 डिग्री, ओमेगा 100 है, ये रख लिए। अब यहाँ से ये जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो हम इसमें 90 डिग्री क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो करंट कितना था 4, आई नोट जो है 4 है, तो 4 इंटू एक्सएल कितना है 50, 50। तो 4 इंटू 50 200, ये आ जाएगा साइन ऑफ 100t, ये कितना हो जाएगा 67। ठीक है, ऐसे ही अगर हम VC लिखना चाहते हैं तो I इंटू एक्सी यानी कि 40 हो जाएगा, एक्सी 10 था, साइन ये जो रहेगा उसे वैसे ही रहने दो। अब इसमें दिख रहा है कि 90 डिग्री से पीछे है तो माइनस 90 डिग्री, क्लियर है। यस। ठीक है, तो ऐसे सब वैल्यू दिया रहेगा, तो बस इस फिगर को देखते हुए अपना बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल फेज था इसलिए ऐसा आई और ई आ रहा है कुछ भी, तो हम बोले हैं कि हमें जब सॉल्व करना होगा तो हम आई को हॉरिजॉन्टल पे बना के उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें फाइनली मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है, ये वाला फिगर बनाना होता है, ठीक है। अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं या फिर स्कूल के एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तो उसमें फाइनली जब ऐसे इक्वेशंस आ जाएंगे तो ऐसा फिगर एंगल पे बना के छोड़ देना है, ठीक है। यस। ठीक है, फिर टाइम हो गया है, शायद अब 45 तक ही रह रहा है ना, 5 बजे से फिर क्लास शुरू हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसके यस। आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे, यानी कि इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर RLC सर्किट पैरेलल में हो तो कैसे देखेंगे वो चीज देखेंगे, और फिर पावर वाले टर्म्स जो हैं वो सब चीज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस। ठीक है फिर।